अच्छा, आज की क्लास में हम जो है ना वो ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं और देखेंगे किस तरह से हम इस डिज़ाइन को अचीव कर सकते हैं बड़े सिंपल स्टेप से यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हुए हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, वैसे हो नहीं पाएगा लेकिन देख लेंगे। ठीक है। चलते हैं अपने फोल्डर में और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग 06C। और यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं जॉल्ट, क्योंकि इस डिज़ाइन का नाम जो है वो जॉल्ट है। ठीक है। तो जॉल्ट नाम देने के बाद हम इसको ओपन करके अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर, अब आपको समझना है कि डायरेक्ट आपने CSS की फाइल बाहर नहीं रखनी, डायरेक्ट आपने इमेजेस वगैरह बाहर नहीं रखनी। ठीक है, आपने फोल्डर्स बना के अब काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक एसेट्स नाम का फोल्डर बना लेना है। किस नाम से? एसेट्स नाम से। उस एसेट्स के अंदर आपने CSS का फोल्डर बना लेना है। फिर एसेट्स के अंदर आपने इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। नहीं नहीं, तो HTML की फाइल्स के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस तरह के फोल्डर स्ट्रक्चर बना के आपने रखनी है, ताकि आपका कोड और आपका एक्सप्लोरर जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहे। एसेट्स के बाहर बाहर आपने एक फाइल बना लेती है जिसको हम नाम दे देते हैं index.html। ठीक है। और एसेट्स में CSS के फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बना लेनी है style.css। ठीक है, और index.html में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करते हैं। बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करने के बाद बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि टाइटल बदल देते हैं। हम यहाँ पर जॉल्ट होम करके कुछ टाइटल हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है। देन अपने CSS को लिंक करना है, मैंने तो लिंक का टैग मैंने लगाया। और href के अंदर अब आपको डायरेक्ट CSS की फाइल नहीं मिलेगी, पहले आपको एसेट्स स्लैश एसेट्स के अंदर गए, एसेट्स के अंदर CSS के फोल्डर के अंदर गए, फिर style.css में गए। ठीक है, तो सजेशन में खुद ही आ जाएगा। और इस तरह से अब आपने पूरा पाथ देना है। पहले आप style.css बाहर रख रहे थे, डायरेक्ट HTML इसके साथ एक्सेसिबल था। अब HTML डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, पहले एसेट्स में जाओगे, फिर CSS में, फिर style.css को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डिजाइन में एक टॉप बार है जिसमें ये लिखा हुआ है न्यू सीजन कमिंग, डिस्काउंट 10% फॉर ऑल प्रोडक्ट, चेकआउट नाउ, और ये सब। ठीक है, तो इसको क्रिएट करते हैं सबसे पहले। इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक टैग खोल लेता हूँ मैं हेडर नाम का। हेडर के अंदर मैं ये दोनों चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। कौन कौन सी? ये चलो तुम लोग ये आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ टॉप बार। क्या रख दिया मैंने? टॉप बार। ठीक है, इस टॉप बार को मैं अपनी CSS के अंदर एक्सेस करूंगा, डॉट टॉप बार। और उससे पहले जो फर्स्ट चीजें हैं जो यूनिवर्सल के अंदर हम लगाते हैं वो कौन कौन सी है? मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। टॉप बार के बाद टॉप बार को मैं एक हाइट दूंगा 50 पिक्सल की, और एक बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड, जिससे मुझे टॉप बार नजर आ जाए। तो यहाँ के रिफ्रेश करते हैं और अपनी फाइल को रन करते हैं, तो टॉप बार जो है वो काफी वाइड आ रहा है, या फिर मैंने जूम तो नहीं कर रखा, नहीं, टॉप बार काफी वाइड आ रहा है, तो हम इसकी हाइट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हाइट हम 30 पिक्सल तक कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा और ये छोटा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा थिन है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है सर, कोई मसला ही नहीं है, हम लोग पैराग्राफ लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख देते हैं हम लोग। पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? न्यू सीजन कमिंग, न्यू सीजन कमिंग। उसके बाद डिस्काउंट 10% फॉर और प्रोडक्ट। तुम लोगों को नजर आ रहा है? फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, और चेक आउट नाउ। ठीक है, तो चेक आउट नाउ। उसके बाद जो है ना इधर इसमें ना लिखा हुआ है 20:48, यानी कि कोई टाइमर चल रहा है। ठीक है, जो ब्लैक कलर के पिल में लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है? 20:40। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट पैराग्राफ में नहीं लिखूंगा। पैराग्राफ के अंदर एक टैग खोलूंगा जिसका नाम है स्पैन। स्पैन बेसिकली अगर आपको किसी भी पैराग्राफ, किसी भी हेडिंग के अंदर किसी टेक्स्ट को अलग से टारगेट करना हो, तो हम स्पैन का टैग यूज करते हैं। अब इसे मुझे अलग से क्यों टारगेट करना पड़ेगा? क्योंकि इसका कलर मुझे, बैकग्राउंड कलर क्या करना है, ब्लैक, और इसका कलर मुझे वाइट करना होगा, इसलिए मैंने इसको अलग स्पैन के टैग में रखा है। स्पैन का टैग जो है ना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता आपके कंटेंट के ऊपर। जैसे H1 क्या करता है, आपके कंटेंट को बड़ा कर देता है, बोल्ड कर देता है।
अंडरलाइन कर देता है यू का टैग। स्पैन कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, स्पैन की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, तो स्पैन के अंदर जो कुछ लिखोगे वो एज इट इज जैसे पैराग्राफ में लिखा है ऐसे ही शो होगा। ठीक है। तो इस स्पैन को यहाँ पर मैंने टारगेट करना है, इसके अंदर मैंने लिखना है 20:48। ठीक है। चेक करते हैं किस तरह का आउटपुट आता है, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपके सामने आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस कलर रेड को जो है ना मैं थोड़ा सा ग्रेइश कर देता हूँ ताकि बुरा ना लगे। ठीक है, अभी इसको हम हटा देंगे क्योंकि वहां भी वाइट है और यहाँ पर भी हमें वाइट रखना है। अब इसको सेंटर लाइन करना है। तो मुझे एक बात बताओ, पैराग्राफ का जो पेरेंट है वो कौन है? पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? टॉप बार। कौन है? टॉप बार। तो टॉप बार को क्या दे दूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, जिससे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली अच्छी नहीं लग रही, मैंने आपको गूगल फॉन्ट से फॉन्ट फैमिली लगाना सिखाई थी, हम लोग जो ना फॉन्ट फैमिली भी इसके अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। गूगल फॉन्ट्स पे चलते हैं, कोई अच्छी सी फॉन्ट फैमिली यहाँ से चूज कर लेते हैं, या फिर हम वही लगा लेते हैं इंटर जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वही हमारे पास थोड़ी अच्छी लग रही होती है, आप जो चाहो लगा सकते हो। गेट फॉन्ट पर क्लिक किया, फिर कहाँ क्लिक करेंगे? गेट एम्बेड कोड पर क्लिक करेंगे, फिर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये इंपोर्ट यूआरएल में है, उठा के सीएसएस की फाइल में टॉप पर पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पेस्ट करूंगा? ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे मुझे ये फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी मिल रही है, नजर आ रही है? ये पूरा मत उठा लेना। ठीक है, जो फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ से कॉपी करी, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल में लाके पेस्ट कर दी ताकि सब पर अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट, फिर आके अपना पेज रिफ्रेश किया तो आपकी देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अब ये टेक्स्ट काफी बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, इसको चेंज करेंगे हम। मैंने कहा जो टॉप बार है उसके अंदर जो पैराग्राफ का टैग है उसको क्या कर लो? टारगेट कर लो, और फिर उसका फॉन्ट साइज आप यहाँ पर कर दो 10 पिक्सल। कितना कर दो? ठीक है, तो अब आपके पास ज्यादा ही छोटा हो गया, 13 पिक्सल। हाँ, 13 काफी। ठीक है, अब मुझे जो 2048 है इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है? ब्लैक करना है और कलर वाइट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा जो टॉप बार है उसके अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर भी कौन सा टैग में रखा था? स्पैन में रखा था, उसको कर लिया सर हमने टारगेट। ठीक है। टारगेट करने के बाद मैंने क्या कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए, और कलर क्या हो जाए? वाइट हो जाए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी देते हैं सब। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हल्की सी इसे पैडिंग दूंगा 3 पिक्सल की, जिससे थोड़ा सा जो है ना एरिया बढ़ जाएगा इसका। अगर आ बहुत ज्यादा जो है ना नंबर से चिपक रहा था तो थोड़ी सी पैडिंग दे दी। उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस हम देंगे 50 पिक्सल। कितना? 50 पिक्सल से हमारे पास ये पिल शेप में क्रिएट हो जाएगा। चाहो तो थोड़ा सा और पैडिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर लो, 5 पिक्सल तक कर दो तो तुम्हारे पास थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे जो है ना ये ग्रे कलर की जरूरत नहीं है, तो मैं टॉप बार में गया और ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया था इसको मैंने हटाया और रिफ्रेश किया, तो देखो आपके पास एक नीट एंड क्लीन टॉप बार क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो अगला डिजाइन के अंदर चीज है वो है ये पूरा का पूरा बैनर। देखो, ये जो इमेज लगी हुई है बंदे की, ये उस डिव के पीछे यानी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बैकग्राउंड इमेज। और इस डिव के अंदर सबसे पहले ये नैव बार है, सबसे पहले क्या है? ये नैव बार है। उसके बाद ये बीच में एक हेडिंग और एक पैराग्राफ डाला हुआ और नीचे एक शॉप नाउ का बटन है। तो सबसे पहले तो सर इतना बड़ा एरिया क्रिएट करेंगे ना, इतना बड़ा बॉक्स क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आओ करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बैनर। HTML में अगर कमेंट्स लगाते हैं हम यहाँ पर कि हमारा टॉप बार यहाँ से बिगिन हुआ था, और इसी को कॉपी करके इसके नीचे मैंने पेस्ट किया और यहाँ कर दिया टॉप बार एंड, जिससे मुझे पता रहेगा कि टॉप बार कहाँ स्टार्ट हुआ था और कहाँ खत्म हुआ था। क्योंकि अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा, जब कोड इतना ज्यादा लिखते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी चीज कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, तो कमेंट्स लगाना अच्छी बात है। अब यहाँ एक कमेंट लगा देता हूँ, बैनर बिगिंस। ठीक है, और इसी को डुप्लीकेट करके इधर लिख देता हूँ बैनर एंड, और इसके बीच में मैं बैनर का कोड लिखूंगा। ठीक है, कमेंट का समझ आ रहा होगा यूज केस। ठीक है। अब डॉट बैनर करके सर मैंने एक डिव बनाया। अब इस डिव का मुझे एरिया भी तो डिफाइन करना है। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS में गए और यहाँ पर आके मैंने बैनर को टारगेट किया। बैनर को टारगेट करने के बाद मैंने इसको एक हाइट दे दी 600 पिक्सल की और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। आओ चेक करते हैं किस तरह से अपेयर होता है। देखो, आ गया। ठीक है, अब इतने एरिया पे, अब इस बॉक्स के अंदर चार चीजें हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगेगी।
इसके टॉप पर नैव बार बनेगा, इसके बीच में एक हेडिंग और पैराग्राफ आएगा, और इसके नीचे एक बटन आएगा शॉप नाउ का। ऐसे इसको डिजाइन को देख के ना समझा करो क्या चीज हो रही है। अब देखो ये जो डिव बना है इसके अंदर तीन डिव्स और बनेंगे, एक नैव बार के लिए, एक इस हेडिंग और पैराग्राफ के लिए, और एक इस बटन के लिए। बात समझ आ रही है? कितने डिव्स बनेंगे? तीन और बनेंगे, तीन और बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? जेट्स की क्या कहते हैं इसको? स्नो ग्लाइडिंग, स्नो, स्नो डाइविंग, स्नो, स्नो स्केटिंग। ये कैसे? इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अनस्प्लैश पे सर्च करते हैं, अनस्प्लैश। देखो, अच्छा तो यहाँ पर हमें इमेज मिल चुकी है और हमने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इसको हम कह देते हैं बैनर। क्या कह देते हैं? बैनर। मैंने रीनेम कर दिया। उसके बाद मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में आया, इस बैनर का बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर लगाऊंगा मैं बैकग्राउंड इमेज एंड यूआरएल। ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्ट जो है ना आप इमेजेस का फोल्डर एक्सेस नहीं कर पा रहे, अब आपको एक फोल्डर बाहर जाना है। हमेशा अगर को एक फोल्डर बाहर जाने के लिए हम लगाते हैं डॉट डॉट स्लैश। क्या लगाते हैं? डॉट डॉट स्लैश। देखो एक फोल्डर बाहर आया, इमेजेस का फोल्डर मिल गया। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर गए बैनर डॉट जेपीजी में, इसके साथ जो प्रॉपर्टीज बताई थी कौन कौन सी थी? बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, बैकग्राउंड साइज, कवर और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने, ये आपने करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास इमेज आ चुकी है। अब मुझे एक नैव बार का एरिया क्रिएट करना है, एक सेंटर लाइन का एरिया क्रिएट करना है और एक बटन क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नैव बार क्रिएट करते हैं, और इस बैनर के अंदर ही मैं एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा नैव बार। क्या कर दिया मैंने? नैव बार। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो इसको गौर से देखना है। ठीक है, अब नैव बार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी। सबसे पहले एक लोगो है, पांच एंकर हैं, और फिर उस तरफ तीन एंकर्स और है आइकन्स के साथ। ठीक है, तो ये देखते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि इन दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन लगेगा डिस्प्ले फ्लैग्स देके, तो ये जो लेफ्ट साइड वाले जो आपके पास चीजें हैं, ये एक डेव में जाएंगी और ये दूसरे डेव में जाएंगी। हाँ, तो ये हमने अलग अलग दो डिव्स के लिए अंदर क्रिएट करना है। तो इसका ध्यान आपने रखना है। यहाँ पर मैंने दो डिव्स और क्रिएट कर लिए इसके अंदर। पहले डिव के अंदर मेरे पास आईएमजी यानी लोगो जाएगा, और पांच एंकर जाएंगे। कितने एंकर? पांच एंकर जाएंगे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास जो दूसरी तरफ है उधर मेरे पास तीन एंकर जाएंगे। कितने एंकर? तीन एंकर विद देयर लोगोस। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि लोगोस की जगह पे इनको फिर एक हमें, या भी चलो हम एंकर से काम चलाते हैं, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, सर्च, चार्ट और लॉगिन के लिए तीन एंकर होंगे। कितने एंकर? तीन एंकर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले एंकर में क्या लिखा हुआ है? कैटेगरीज, कलेक्शन, स्टोर, ब्लॉग्स, फाइंड स्टोर। क्या लिखा हुआ है? कैटेगरीज, कलेक्शंस, हाँ, स्टोर, ब्लॉग और फाइंड स्टोर। ब्लॉग और फाइंड स्टोर। ठीक है, ये करने के बाद
सर्च चार्ट और लॉगिन लिखा हुआ है। आपने लिख दिया सर्च और यहाँ लिख दिया हमने चार्ट, जिसमें हमने कुछ इस तरह से जीरो भी लिखना है, और यहाँ कर दिया हमने लॉगिन। लेट्स सी आपके पास किस तरह का आउटपुट आता है। आपके पास आउटपुट आ रहा है। और जॉल्ट का आपके पास एक लोगो भी होगा। किसका? ठीक है, इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम भी टेक्स्ट ही लिख दें हैं। फिर यहाँ एक काम करते हैं, ये आईएमजी का टैग हटा के इधर हम एक H3 लगाते हैं, जिसको हम क्लास दे देते हैं लोगो। किसकी क्लास दे देते हैं? और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ जॉल्ट। ठीक है, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बोल्ड वगैरह बड़ा कर देंगे तो लोगो की तरह नजर आएगा। ये भी तो टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप जब हम काम करने वाले हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास जॉल्ट भी लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब इनको एक लाइन में लाना है। क्या लाना है? एक लाइन में लाना है। तो इन इन सब का, इन दोनों डिव्स का पेरेंट कौन है? नैव बार। नैव बार। ठीक है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर का मैंने कहा जो बैनर है, उसके अंदर जो नैव बार है, कौन है? नैव बार है, उसे कर दो आप डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी कि एक रॉ में ले आओ। सारे एलिमेंट्स को कहाँ ले आओ? एक रॉ के अंदर ले आओ। देखो रॉ के अंदर आ गए? अब नहीं है ये। लेट्स सी, ये H3 की वजह से हो रहा है। एक काम करते हैं कि इसको हम रख देते हैं, इसको भी एंकर बना देते हैं। नहीं नहीं, सही हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आ गया एक लाइन में। ठीक है, उसको मैंने एंकर में ही रख दिया लोगों को भी। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था तो जगह ले रहा था। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद इसको करेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्या करेंगे? स्पेस बिटवीन, तो आपके पास देखो वहां चलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी नेव बार की हाइट वगैरह भी हमें यहाँ देनी पड़ेगी। नेव बार को एक हाइट देते हैं हम 60 पिक्सल के अराउंड। कितनी? 60 पिक्सल, और साथ में मैं अलाइन आइटम सेंटर भी दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा ही नीचे भी मूव कर गए। ठीक है, उसके बाद साइडों से स्पेस चाहिए तो पैडिंग का यूज करेंगे। किसका? पैडिंग का। पैडिंग टॉप और बॉटम से चाहिए? नहीं चाहिए। 0 पिक्सल। लेफ्ट राइट से चाहिए 30 पिक्सल। कितनी चाहिए? देखो आपके पास थोड़ा थोड़ा अंदर मूव कर गए ये। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इनके बीच जो है ना क्रिएट करवा दिया। अच्छा, अब ये जो पहला वाला डिव है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ। इसको क्या क्लास दें? नेव लिंक्स की क्लास दे देते हैं। किसकी? और दूसरे वाले को हम क्लास दे देते हैं नेव आइकन्स। अच्छा है। ठीक है, दोनों को हमने क्लास दे दी, अलग अलग टारगेट कर सकते हैं अब। आओ चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या सीन है कि, हाँ ये मसला करेगा। इस एंकर को ना मुझे एक डिव में रखना पड़ेगा। इसको वापस से जो है ना, इसको एक डिव, इसको डिव में रखेंगे, एक H3 लगाएंगे, उसमें लिखेंगे जॉल्ट। क्या लिखेंगे? जॉल्ट, और यहाँ इसको क्लास दे देंगे लोगो। ठीक है, ये करने का मकसद क्या है अभी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ देखो आपके पास जॉल्ट और जो आपके पास एंकर्स हैं, इनके बीच ज्यादा गैप है और इनके बीच कम गैप है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसका अलग पैरेंट में होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग डिव में रख दिया, ताकि जब टारगेट हो नेवलिंक्स को, जब डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ तो ये डिव और फिर ये सारे टारगेट हो। ठीक है, अच्छा अब करते हैं नेवलिंक्स को फ्लेक्स। क्या करेंगे? डॉट नेवलिंक्स, डॉट बैनर के अंदर जो डॉट नैव बार है, उसके अंदर जो डॉट नैव लिंक्स का डिव है, उसको मैं करूंगा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही करूंगा तो इनके बीच का जो गैप वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो, नजर आ रहा है? ठीक है, अब इनके बीच मुझे जो ना गैप मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा गैप। क्या लगाऊंगा? गैप 20 पिक्सल का गैप दे देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो आपके पास 20 पिक्सल का गैप आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इनको भी टारगेट करके गैप दूंगा, तो जो डॉट बैनर है उसके अंदर जो डॉट नैव बार है, उसके अंदर जो डॉट नैव आइकन्स हैं, कौन है? नैव आइकन्स हैं, उनको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, और साथ में दे दूंगा गैप। कितना? 20 पिक्सल का। कितना? रिफ्रेश किया, आपके पास इनके बीच भी गैप खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जो डॉट बैनर था, उसके अंदर जो डॉट नैव बार था, ठीक है, उसके अंदर जो एंकर है, क्या है? एंकर है, उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर दो नन। क्या कर दो? नन, ताकि आपके पास ये अंडरलाइन चला जाए। ठीक है, और कलर हमारे पास वाइट है। चेक कर लेंगे वो, आप अपनी नीड के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, और कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। क्या कर देते हैं?
वाइट, और हमें लोगो का कलर भी क्या करना है, वाइट करना है। तो कैसे करेंगे लोगो का कलर, लोगों को अलग से टारगेट कर लेते हैं, हमने उसके लिए क्लास दी भी है उसे। मैंने कहा जो डॉट बैनर है उसके अंदर जो डॉट नैवबार का डिव है, नैवबार के अंदर जो डॉट लोगो है, कौन है, डॉट लोगो है, देखो, डॉट बैनर के अंदर नैवबार, नैवबार के अंदर जो लोगो है उसको मैंने टारगेट कर लिया, यानी कि इसको टारगेट किया हुआ है S3 को, किसको, S3 को। तो मैंने कहा S3 का सबसे पहले तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, फॉन्ट साइज आप कर दो इसका 18 पिक्सल तक करके देखते हैं, लेट्स सी फर्क आता है नहीं आता, नहीं इतना खास फर्क नहीं आया, 20 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये पड़ा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद आप यहाँ पर फॉन्ट वेट लगाएंगे, इसको हम फॉन्ट वेट इसको दे देते हैं 800, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड नजर आएगा। डन है। और इसका कलर हम क्या कर देंगे, वाइट। रिफ्रेश किया तो आपके पास देखो वाइट हो गया, और आपके पास एक अच्छा सा नैव बार क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज़ है, ये बड़ी सी बीच में हेडिंग लगानी है और पैराग्राफ लिखना है, ऐसा ही है। ठीक है, आओ चेक करते हैं किस तरह से कर सकते हैं सर। अब देखो ये बैनर का हिस्सा है, बैनर का एक हिस्सा मैंने बना दिया है नैव बार, अकॉर्डिंगली एक हिस्सा मैंने बैनर का नैव बार बना दिया। अब दूसरा हिस्सा है ये वाला, बैनर कंटेंट का, किसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नैव बार के डिव के बाहर बनाएंगे इसको, बैनर के अंदर, यहाँ पर बैनर के अंदर रहते हुए नैव बार का डिव भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आके मैं यहाँ पर एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा बैनर कंटेंट, क्या कहूंगा, डॉट बैनर कंटेंट। ठीक है, डॉट बैनर कंटेंट क्रिएट करने के बाद इसके अंदर एक H1 लगाएंगे, जो कि क्या है, जॉल्ट स्पोर्ट प्रोजेक्ट, जॉल्ट स्पोर्ट, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप लिख लेना, मैं लॉरम लगा रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ मैं लॉरम लगा देता हूँ 30 वर्ड्स का। ठीक है, 30 ज़्यादा हो जाएगा, चलो कम कर देते हैं, और जो सेंटर होगा उसके बीच से यहाँ पर BR भी लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आउटपुट अभी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अब इसको करना है हमने सेंटर लाइन। अच्छा तीसरा एक और पार्ट होगा, यानी कि इस डिव के बाहर एक और डिव बनेगा जो कि बैनर बटन का होगा, किसका, और उसके अंदर एक बटन बनेगा, क्या बनेगा, एक बटन बनेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, शॉप नाउ, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आया और हमने लिख दिया शॉप नाउ। ठीक है, तो आपके पास एक और यहाँ पर बटन क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इन तीनों के बीच स्पेस बिटवीन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, स्पेस बिटवीन। अच्छा अब देखना ये क्यों होगा। अब स्पेस बिटवीन दूंगा मैं बैनर को, किसको, बैनर को अभी तक मैंने फ्लेक्स नहीं किया, अगर मैं बैनर को जहाँ टारगेट किया इसको मैंने कोई डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया। अब देखो जैसे ही मैं बैनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो ये सब के सब एक लाइन में आ जाएंगे, देखना। अब वापस से ना कॉलम करना है तो क्या लगाएंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन, क्या लगाएंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो आपके पास ये वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको करना है मैंने अलाइन आइटम्स सेंटर, क्या करा, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे ये इस तरह से सेंटर में आ गए, आ गए। ठीक है, उसके बाद मैंने किया इनको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ के रिफ्रेश किया तो आपके पास स्पेस बिटवीन तो हुआ, लेकिन अब ये हमारा जो काम है ये खराब हो रहा है। इसके लिए नैप बार डायरेक्ट टारगेट हो रहा है ना, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ डिव बनाऊं और नैप बार को एक अलग डिव में रख दें हम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो ये हमारा काम तो हुआ, लेकिन स्पेस बिटवीन इसने छोड़ दिया, स्पेस बिटवीन हमने नैप बार को दिया था ना, ये रहा। अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट दूं, विद कर देते हैं हम 100%। ठीक है, तो देखो आपके पास सही हो गया। बेसिकली जब हमने इसको फ्लेक्स किया और जस्टिफाई कंटेंट तो इसकी विड्थ भी कम हो गई थी, इसलिए वो उतने एरिया में एडजस्ट हो रहा था। ठीक है, मैंने नैप बार को 100% विड्थ दे दी।
100% का मतलब है बैनर के बराबर विड्थ लो ताकि जगह मिले उसे स्पेस बिटवीन होने के लिए। डन है। तो बस इतना करने से मेरा ये काम हो गया। अब इसको टारगेट करना है किसको, बैनर कंटेंट को, किसको, मैंने कहा जो बैनर है, जो डॉट बैनर है, उसके अंदर जो डॉट बैनर कंटेंट है उसे आप कर लो टारगेट, और सबसे पहले उसे कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्या कर दो, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। देखो आ गया सेंटर में। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो डॉट बैनर है, उसके अंदर जो डॉट बैनर कंटेंट कटे हुए है, डॉट बैनर कंटेंट के अंदर जो H1 लगा हुआ है, हेडिंग लगी हुई है, उसे कर लिया हमने टारगेट, और उसका फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर इंक्रीज किया। फॉन्ट साइज हम इसका कर देते हैं 50 पिक्सल। कितना कर देते हैं, 50 पिक्सल भी कम है, इसको कर देते हैं 80 पिक्सल। ठीक है। तो आपके पास एक बड़ी सी हेडिंग लग के आ गई। ठीक है। इसका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो आप कलर वगैरह चेंज कर दो, कलर आप इसका कर दो जो भी आपको करना है। कलर आप डायरेक्ट जो है ना बैनर कंटेंट को ही दे दो। ठीक है, ताकि दोनों पे लग जाए कलर वाइट। ठीक है। तो आपके पास कलर वाइट भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब बारी आती है बटन की। इसकी, बटन की। अच्छा, बटन जो है ना बैनर पे बिल्कुल नीचे चिपका हुआ है। ठीक है। तो बैनर को मैं पैडिंग बॉटम दूंगा, क्या दूंगा, या मैं बटन को मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ। ठीक है। तो काम करते हैं कि बैनर को हमने जहाँ टारगेट किया था, ये रहा, इसको मैं दूंगा पैडिंग बॉटम, क्या दूंगा, पैडिंग बॉटम 40 पिक्सल की। कितनी, तो आपका देखना बटन ऊपर आ गया। ठीक है। अब बटन को डिजाइन कर लें। बटन कैसे बना हुआ है, पेल शेप का है, वाइट कलर का है, और कलर का कलर क्या है आपके पास, ब्लैक है। ठीक है। आओ चेक करते हैं सर इसकी हाइट विड्थ वगैरह टेस्ट करके। तो डॉट बैनर के अंदर जो डॉट बैनर कंटेंट है, नहीं बैनर बटन है, अलग डिप बनाया था ना बटन के लिए, बैनर बटन। ठीक है। मैंने कहा जो डॉट बैनर बटन है उसके अंदर जो बटन रखा हुआ है, उसको कर लो टारगेट। उसकी हाइट आप कर दो 40 पिक्सल। कितनी, आओ चेक करते हैं, इनफ है क्या, हाँ इनफ है। ठीक है। और उसकी विद आप कर दो यहाँ पर 120 पिक्सल। कितनी कर दी, रिफ्रेश किया, देखो आपकी विद भी इंक्रीज हो गई। थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं, 50 तक कर देते हैं, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका बॉर्डर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इस पे, बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसको हम बॉर्डर को कर देंगे बॉर्डर नन। ठीक है, जिससे बॉर्डर हट जाएगा ये। रिफ्रेश हुआ, देखो बॉर्डर किया। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसका हम करेंगे वाइट, क्या करेंगे, वाइट। रिफ्रेश किया, आपके पास प्योर वाइट कलर इसका हो चुका है। नेक्स्ट उसका बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50 पिक्सल, जिससे ये पिल शेप का क्रिएट हो जाएगा। बन गया पिल शेप। ठीक है। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो अंदर का उसको फॉन्ट वेट दे देते हैं। फॉन्ट वेट मैं इसको दे देता हूँ 700। रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास देखो थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया, 600 कर देते हैं। ठीक है। तो आपके पास देखो हमने बैनर क्रिएट कर लिया, सेम तकरीबन एज इट इज जैसा। ठीक है। आइकन्स लगाना चाहो तो हम किससे लगाएंगे, आइकन जेड से। ठीक है। डन है। ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल